हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऐश्वर्या मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडिएशन टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है डीआरटी, डिप्लोमा और डिग्री, बीआरटी, या फिर बहुत जो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोला जाता है, जैसे बीएमआईआरटी, इन सब के फर्स्ट ईयर्स के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट ईयर में ही पूछ लिया जाता है। दिस इज़ द बेसिक टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही डिप्लोमा के जो स्टूडेंट हैं उनमें सेकंड ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछ जाता है, और साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक टॉपिक है। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये हम पढ़ते हैं आज के वीडियो में। आपको पता है कि जो सारे जो मैटर होता है, जो सारे ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी मैटर होते हैं वो एलिमेंट्स के बने होते हैं, छोटे छोटे तत्वों के बने होते हैं, और इस एलिमेंट का भी छोटा सा पार्ट क्या होता है, एटम। ठीक है, सारे मैटर बने होंगे एलिमेंट्स के, और इस मैटर का छोटा सा पार्ट होगा क्या, एटम। और डिफरेंट एटम के जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं वो डिफरेंट नंबर के प्रोटॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो एटम जो होता है, हमने बोला कि एलिमेंट्स बने होते हैं एटम के। एटम में दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है, बीच का जो केंद्रिक पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, या फिर हिंदी में हम इसको कहेंगे नाभिक। ठीक है, तो ये जो होता है बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये क्या हिस्सा होता है, न्यूट्रल। ठीक है, और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इसके चारों तरफ जो कक्षाएं होती है, ऑर्बिट होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अंदर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये होता है एटम का बेसिक कंसेप्ट कि क्या क्या एटम के अंदर होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये कह रहा है कि जो मास ऑफ ये जो एक एटम का जो मास होता है इज इंटायरली ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इसने कह दिया कि जो एटम का जो मास है वो इसके सेंटर का जो न्यूक्लियस है उससे पे डिपेंडेड होता है, यानी ये जो बीच का सेंटर का ये जो मास होता है यही होता है एटम का मास। और इसका मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो मास क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या फिर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि जो मास नंबर, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो मास नंबर, इसमें हमने बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कहते हैं मास नंबर। अब अगर आप कोई भी एलिमेंट को इस तरीके से सिंबलाइज करोगे कि इस एक्स एलिमेंट है, तो ऊपर जो हम संख्या लिखेंगे ए, अब ऊपर जो हम लिखेंगे ए इज क्या है, मास नंबर, इसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है उनका टोटल। ठीक है, जेड नीचे की तरफ लिखेंगे, जेड किसको सिंबलाइज करता है, एटॉमिक नंबर को, यानी इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। ए हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जेड हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड विल बी न्यूट्रॉन्स नंबर। ठीक है, कैसे, ये देखिए, ए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ए माइनस जेड विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ये दो टाइप के आपको एलिमेंट्स दिखाएं, यूरेनियम ही है, दोनों ही यूरेनियम है, यूरेनियम। ठीक है, इसमें है 235, क्या है ये, मास नंबर, और ये है 238, यानी और लेकिन जो एटॉमिक नंबर है 92, वो दोनों सेम है। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर है जेड एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर ए जो है डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इसके अंदर बिल्कुल सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, यानी ए माइनस जेड विल बी चेंज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, इसमें भी 92 है, इसमें भी 92 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 235 माइनस 92 इज इक्वल टू 143, और 238 माइनस 92 इज इक्वल टू 146। तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसोटोप। क्या कहलाएंगे, आइसोटोप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। ऐसे एक ही एलिमेंट के ऐसे दो स्टेट जिसके अंदर उसमें प्रोटॉन की संख्या सेम होगी, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या विल बी डिफरेंट, न्यूट्रॉन्स नंबर विल बी डिफरेंट। तो इससे इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाएगा, आइसोटोप्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ द आइसोटोप विच अकर नेचुरली आर स्टेबल। ठीक है, जो आइसोटोप्स होते हैं जो बेसिकली वो स्टेबल होते हैं, नेचुरली मिलते हैं, नेचर में मिलेंगे और स्टेबल होते हैं। अ फ्यू नेचुरल ऑकरिंग आइसोटोप्स एंड ऑल ऑफ द मैन मेड आइसोटोप्स आर अनस्टेबल। कुछ ऐसे नेचुरल आइसोटोप भी होते हैं, कुछ एक ऐसे मैन मेड जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, वो आइसोटोप अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल जो आइसोटोप्स होते हैं ये स्टेबिलिटी लेने के लिए रिलीज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स।
ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है यानी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए जब अनस्टेबल आइसोटोप्स क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स को रिलीज करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है। और जो एलिमेंट्स विच अंडरगो दिस प्रोसेस, और ये जो एलिमेंट्स इस प्रोसेस के अंदर जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है रेडियो आइसोटोप या फिर रेडियो न्यूक्लियाइड्स। ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सारी समस्या समझाई जा रही थी कि क्या एटॉमिक नंबर होता है, क्या मास नंबर होता है, जिससे कि आपको समझ में आया जाए कि रेडियो एक्टिव डिके या न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या है, होते क्यों हैं। अब हमने देखा जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। ये अनस्टेबल आइसोटोप स्टेबल होने के लिए कुछ पार्टिकल्स को रिलीज करेंगे। ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। और ये जो ऐसे आइसोटोप्स होते हैं उनको कहते हैं रेडियो आइसोटोप या फिर रेडियो न्यूक्लियाइड। ठीक है। तो अब हम इसके प्रॉपर जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। रेडियो एक्टिव डिके। अभी हमने देखा रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है। रेडियो एक्टिव डिके कब क्या क्या रिलीज कर सकता है? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे। इन्हीं को कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, न्यूक्लियस के पार्टिकल्स का ही होता है, तो ये इसे कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। यही होता है रेडियो एक्टिव डिके को ही हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक न्यूक्लियस कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर को हो जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अल्फा डिके। अल्फा डिके जो होता है इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस के आइडेंटिकल होता है। या इस हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है? हीलियम में क्या होता है? 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये होता है सिंबल हीलियम का। तो इसके अंदर क्या पता चल रहा है कि ये तो हो गए प्रोटॉन और 4-2 हो गए कितने? न्यूट्रॉन। तो अल्फा डिके, जब भी किसी पार्टिकल में से अगर अल्फा का डिके हो रहा है, अल्फा निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? उसका जो जेड है, जेड मतलब जो एटॉमिक नंबर है उसमें उससे हो जाएगा Z-2, क्योंकि वो हीलियम निकाल लिया, और A-4 ये होगा नेक्स्ट पार्टिकल। ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि ये एक्स एलिमेंट था, अनस्टेबल एटम है ये। ठीक है। ये इसने अल्फा डिके किया। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि ये एक हीलियम न्यूट्रॉन निकल गया, यानी अल्फा पार्टिकल निकल गया। अल्फा पार्टिकल में 2 एटॉमिक नंबर था और 4 मास नंबर था। तो अब इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इक्विलिब्रियम होना ज़रूरी है। यानी अगर यहाँ पे ए है तो इस पूरी इक्वेशन में भी ऊपर की तरफ क्या आना चाहिए? ए ही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A-4 निकल गया इधर, Z-2 निकल गया इधर, तो ये हो जाएगा स्टेबल एटम। ये होता है अल्फा डिके। ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल्स की तरफ से भी समझ सकते हैं। जैसे कि रेडियम है, रेडियम 226 होता है, ये अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है? जब ये अल्फा डिके करता है तो अल्फा डिके निकाल देगा, तो इधर -4 और इधर -2 हो जाएगा, तो ये बन जाता है रेडॉन 86। ठीक है। ये है मोर स्टेबल एटम। ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये और एग्जांपल्स है अल्फा डिके के। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि जैसे कि थोरियम में आपको दे दिया इस तरीके से कि थोरियम विल अंडरगो अल्फा डिके, तो क्या होगा? नेक्स्ट एटम। तो नेक्स्ट एटम क्या हो जाएगा? रेडियम। ठीक है। 230 में से माइनस गया, 230 -4 हो गया 226, 90 -2 हो गया 88, और 88 पे क्या आता है? रेडियम। ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से अल्फा डिके पूछ सकते हैं, ऐसी इक्वेशंस पूछ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। अब आता है बीटा डिके। बीटा पार्टिकल जो होता है एक बहुत ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है विच इज़ एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जब अंडरगोइंग रेडियो एक्टिव डिके। जब भी किसी न्यूक्लियस का, जब भी किसी एटम जो है डिके में जा रहा होता है या फिर न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है, तो उसका जो बीच का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर से बहुत ही तेज़ी से एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। उसे वो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी कहते हैं हम बीटा। बीटा डिके कब कहते हैं? जब एक न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये आप देखोगे कि जो आपस में ही ये बीटा डिके जो होता है आपस में न्यूक्लियस के अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये अपन देखते हैं कैसे। Beta decay is a radioactive decay in which a beta ray is emitted from an atomic nucleus. During beta decay, the proton in the nucleus is transformed into a neutron and vice versa. यानी जो आपको पता है जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। कभी प्रोटॉन ही न्यूट्रॉन के अंदर चेंज हो रहा है या फिर न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन के अंदर चेंज हो रहा है, यानी इंटर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है, तो इसे ही यही होता है बीटा डिके के अंदर। ठीक है। किसके अंदर होता है? ये बीटा डिके के अंदर। और इन रिएक्शंस के, इन ट्रांसफॉर्मेशंस के कारण बीटा रेज निकलती है। ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, बीटा माइनस और बीटा प्लस। बीटा माइनस डिके क्या होता है?
In beta minus decay, a neutron is transformed to yield a proton, causing an increasing in the atom's atomic number. जब न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन के अंदर, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा है तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन जो है वो है न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर से बढ़ चुका है। जब न्यूट्रॉन विल बी कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, तो पॉजिटिव प्रोटॉन के कारण एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एटम के ऊपर आ जाएगा। तो टू मेंटेन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन को मेंटेन रखने के लिए जो न्यूक्लियस जो होता है वे एक साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे वापस से जीरो हो जाए, मतलब कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज बना रहे, एटम जो है न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहे। और साथ में इमिट करता है एक एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो इज द एंटी मैटर काउंटर पार्ट ऑफ न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का एंटी मैटर काउंटर पार्ट है, यानी ये जो है नेग्लिजिबल मास होता है। ये एंटी न्यूट्रिनो होता है वो एक नेग्लिजिबल मास का पार्टिकल होता है, जो कि एक मैटर से बहुत ही वीकली अगर रिएक्शन भी करेगा, इंटरेक्शन भी करेगा, तो बहुत ही वीकली इंटरेक्शन करेगा, बट ये एक साथ में बीटा डीके में निकलता है, प्रोड्यूस होता है। तो बीटा माइनस डीके में समझ में आया, न्यूट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू द प्रोटॉन, जिससे कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी निकालना ज़रूरी है। तो बीटा माइनस में एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। तो देखो ये बीटा माइनस डीके के अंदर जाएगा तो इसके अंदर XZ+1 हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है ना, और प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू Z, तो Z+1 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एंटी न्यूट्रिनो निकल जाएगा, ठीक है। तो बीटा माइनस में क्या हो रहा है, Z+1 हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको बीटा माइनस डीके क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर माइनस जो इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके जो होता है, इसके अंदर जो होगा प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन के अंदर। जो न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन था वो कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन के अंदर, जिससे कि अब डिक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, तो +1 से 0 आ गया, और एक Z में भी कमी आ जाएगी 1 की, यानी एटॉमिक नंबर नीचे हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जब न्यूक्लियस अगर प्रोटॉन का लॉस हो रहा है और न्यूट्रॉन मिल रहा है न्यूक्लियस को, ठीक है, तो वापस से कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज इज इंपॉर्टेंट। तो बीटा प्लस डीके के ऑब्जर्व करने के लिए, कंजर्वेशन को ऑब्जर्व करने के लिए, जब +1 से 0 हो रहा है तो इसके अंदर वापस से एक पॉजिट्रॉन E+ इमिट कर देगा, ताकि वापस से उदासीनता न्यूट्रल बना रहे एटम, ठीक है। और साथ में इमिट करता है न्यूट्रिनो, उसमें कर रहा था बीटा माइनस में करता है एंटी न्यूट्रिनो, बीटा प्लस में करता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो भी क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एंटी मैटर चार्ज है, जिसमें क्या होता है, नेग्लिजिबल मास होता है। तो इसके अंदर क्या क्या कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में, साथ में निकलेगा एक पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो Z है एटॉमिक नंबर है उसमें कमी हो जाएगी -1 की। हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, यह आ गया कि XAZ है तो Z-1 हो जाएगा Y में, ठीक है, और साथ में एक पॉजिट्रॉन भी इमिट हो गया, ठीक है। ये हो गया बीटा माइनस। अब देखो इसमें अपन अच्छे से समझ सकते हैं बीटा माइनस, तो बीटा प्लस में क्या होता है, बीटा माइनस में क्या है, 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है पहले, फिर क्या हो जाएगा, ये जो न्यूट्रॉन है कन्वर्ट किस में हो गया, प्रोटॉन के अंदर, प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया और साथ में निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। ये हो गया बीटा माइनस डीके। बीटा पॉजिटिव डीके में क्या होता है, अब ये देखिए सारे 4 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है, बट अब प्रोटॉन की कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, ठीक है, ये प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, ठीक है। साथ में एक पार्टिकल निकल इसके पॉजिट्रॉन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ताकि कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज बना रहे। तो ये है बीटा माइनस और बीटा प्लस की समरी है ये पूरी, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है जो बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। कार्बन 14 में जब बीटा माइनस डीके हो रहा है तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन 14, क्योंकि कार्बन कितना था 6 और +1 हो गया तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बीटा माइनस डीके, साथ में निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। कार्बन 10 अगर है स्टेट, तो जब इसमें बीटा प्लस डीके होगा तो ये वापस किस पे आ जाएगा, बोरोन पे। कार्बन 6 और 10 वाली जो स्टेट है तो -1 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बोरोन, ठीक है, साथ में निकल जाएगा पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो ये है विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब है गामा डीके। अब अपन ने देखा था 3 चीज़ें निकल रही थी, एक न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा में भी चेंज हो रहा था, बीटा में भी चेंज हो रहा था, गामा के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि गामा चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं अल्फा और बीटा की तरह। गामा रेज जो होती है वो एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की, विद हाई फ्रिक्वेंसी। तो व्हेन एटम डिकेज बाय इमिटिंग अल्फा और बीटा पार्टिकल्स टू फॉर्म ए न्यू एटम, द न्यूक्लियस ऑफ द न्यू एटम फॉर्म्ड may still have too much energy to be completely stable. This excess energy is emitted as gamma rays.
ठीक है, कि जब कोई भी एटम जो होता है अल्फा या बीटा पार्टिकल को इमिट करता है तो उस वक्त जो न्यूक्लियाई बनेगा उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, क्योंकि इसने अभी अभी पार्टिकल इमिट किया है। तो उस एनर्जी को इमिट करके वो कंप्लीट स्टेबल बनता है, और वो जो एनर्जी इमिट हो रही है उसे वो होती है गामा रेज, ठीक है। तो गामा डीके में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी एक्साइटेड स्टेट से, ये देखो ये स्टार है ना, इसका मतलब होता है कि दिस इज इन द एक्साइटेड स्टेट, सिर्फ ये अपनी एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ रहा है, स्टेबल स्टेट में आ रहा है, कैसे, गामा रेडिएशन को इमिट करके, ठीक है। तो ये होता है गामा डीके। समझ में आया आपको कि जो होता है कि अभी आपने देखा कि अल्फा डीके के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल होता है। बीटा डीके के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और लेकिन गामा डीके के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। प्लूटोनियम का प्लूटोनियम ही रहेगा विद द सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर, सिर्फ और सिर्फ इसकी एनर्जी स्टेट नीचे आ गई, यानी ये स्टेबल स्टेट में पहुंच चुका है, और ये साथ में जो रेडिएशन रिलीज हो रही होती है गामा रेडिएशन, ठीक है। तो ये होते हैं न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी होते हैं 3 न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे बेसिक न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन 3 होते हैं, और भी होते हैं बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 3 हमारे सिलेबस में है, और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इसलिए आपको ये कंप्लीट करना ज़रूरी था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं रेलवे के पेपर में भी, आरआरबी वगैरह के में भी पूछे जा सकते हैं, साथ ही डीआरटी बीआरटी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।